जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और एक बार थम्स अप करके आप सब लोग मुझ तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और रिवीजन भी आप लोगों का अच्छा चल रहा है। आज हमारा साथी ये सेकेंड लास्ट सेट होगा और इसके बाद में हमारा कल जो है वो आपका लास्ट सेट होगा। तो रिवीजन के लिए मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ, हर क्लास में कहता रहा हूँ, क्योंकि वही सबसे अच्छा तरीका है। और अपनी रिसर्च भी उसमें शामिल किया करो। जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन पैदा हो कि इसका ये भी मुझे पता होना चाहिए, तो उसके लिए फिर रिसर्च का इस्तेमाल आप जरूर किया करें। तो एक बार दिखाएं। उत्तम भाई, आराधना, कमलेश, संध्या, निशा, समीक्षा, शिवा, किट्टू, उत्तम, आशु, रोहित, राधेश, सेजल, तनु, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है प्रैक्टिस सेट 29 में। और आपको बताने हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के 5 क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करेंगे आप अच्छे से आंसर देंगे। मदिकेरी दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो मदिकेरी दशहरा मनाया जाता है आपका कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटका में। ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है आपका? एक तो अंगुत्तर निकाय में है, कल हमने आपको बताया। अंगुत्तर निकाय में, जो कि किससे संबंध रखता है? बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। और भगवती सूत्र संबंध रखता है आपका जैन धर्म से। और पाणिनि, जो कि आपका अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा था उन्होंने, उनके में भी महाजनपदों का, 22 महाजनपदों का। जनरली महाजनपद कितने कहने हैं परीक्षा में प्रश्न आएगा, तो 16 कहने हैं। जैन धर्म के दूर से तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ थे। अजितनाथ थे। ओके, अजितनाथ थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से लिए थे। और ये आपका मुझे बताओ इंस्पायर किससे हुए थे? तो इंस्पायर हुए थे अपने भतीजे निग्रोध से, जो इनके बड़े भाई सुसीम का बेटा था। ओके। बुझे चूने का साथी क्या आपका सूत्र होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। CaOH का होल ट्वाइस। एक बार शुभम भाई आप स्कोर दिखाएंगे मुझे। तो स्कोर कितना आए हैं हमारे साथियों के? अंकित विश्वकर्मा जी का 5 है, आलोक UK ASI का 5 स्कोर है, भरत जी का 4 स्कोर है, नवीन भैया की छुटकी 5 स्कोर है, सौरभ भाई का 4 स्कोर है, राज सहानी 4 स्कोर पर हैं। बहुत अच्छे स्कोर आप सब लोगों के आए हैं। मैंने कहा था आपसे हमेशा 4 और 5 स्कोर आना ही चाहिए। आज के सेट को शुरू करें तो बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला प्रश्न आप सब लोगों के सामने है। रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नृत्य, क्योंकि कथक से संबंध रखते हैं 4 घराने हमने आपको बताए थे, बनारस, जयपुर, लखनऊ और आपका रायगढ़। तो यहाँ पर रामलाल बरेठ को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या उनको पद्मश्री दिया गया? आप कहेंगे हाँ जी भैया, उनको पद्मश्री दिया गया। रायगढ़ की अगर हम बात करते हैं, रायगढ़ कहाँ का घराना हमने आपको बता रखा है? तो रायगढ़ भैया छत्तीसगढ़ का घराना है। और इसके संस्थापक कौन है ये आपको बताने हैं। रायगढ़ घराने के जो साथी आपका संस्थापक हैं वो हैं चक्रधर सिंह। कौन है? इसके संस्थापक हैं आपके चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह इसके साथी आपका फाउंडर हैं। और जो ये आपका रामलाल बरेठ हैं, इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? इनका संबंध भी कहाँ से है आपका? तो छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। 36 लिख लिया करो और फिर गढ़ लिख लिया करो, छत्तीसगढ़। ओके। तो इनको पद्मश्री मिला है इस बार। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपसे कुछ और बताना चाहेंगे पद्मश्री में। गीता राय बर्मन का नाम याद रखना है। गीता राय बर्मन क्यों आपका चर्चाओं में रही? क्योंकि ये इनको मिला था पद्मश्री 2024। किस बात के लिए मिला? तो पूछेगा। देखो ज्यादातर तो वो क्या करता है आपका, जैसे ये लिख दिया उसने 2024 में किस पुरस्कार से, तो ये पूछ सकता है या नाम भी दे देता है कभी, पद्मश्री 2024 पाने वाले गीता राय बर्मन का संबंध किससे है? तो ये भवैया की गायिका है। क्या है? भवैया गायिका। अब भवैया लोकगीत कहाँ के हैं ये आपको बताना है। भवैया जो लोकगीत हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? आपको पता हो यहाँ के बहुला भी थे, बहुला होता है, यहाँ का बाउल म्यूजिक भी होता है। तो भैया बहुलाओ, तो भैया ने क्या बोला? पहले बनाएंगे बंगला। बंगला बोले तो वेस्ट बंगाल। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। भवैया कहाँ का होगा? भवैया आपका गुजरात का ही साथी लिख रहे हैं, गलत आंसर लिख रहे हैं। वेस्ट बंगाल जिन साथियों ने लिखा है उनका आंसर ठीक है। तो भवैया कहाँ का ही? वेस्ट बंगाल की हैं गीता राय बर्मन। बदरप्पन एम बताइए। बदरप्पन एम, बदरप्पन एम का संबंध किससे है? इनको पद्मश्री 2024 मिला था। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और किसके लिए? कुम्मी डांस के लिए। तो कुम्मी नृत्य किस राज्य में होता है? कुम्मी नृत्य, कुम्मी नृत्य किस राज्य में होता है? तो कुम्मी होता है तमिलनाडु में। और एक है सोमदत्त सिंह बट्टू।
क्या बोलोगे? सोमदत्त सिंह बट्टू पूछे आपसे कि सोमदत्त सिंह बट्टू इनको साथी किस अवार्ड को सम्मानित किया गया? सोमदत्त सिंह बट्टू, या इनका क्षेत्र पूछ सकता है। तो सोमदत्त सिंह बट्टू आप कहोगे पद्मश्री रहे थे 2024 में, और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका संबंध है किससे? शास्त्रीय गायन से। किससे? शास्त्रीय गायन से। और ये जुड़े हुए हैं आपका पटियाला घराने से। किस घराने से जुड़े हुए हैं? पटियाला घराने से। अब हम आपसे पूछेंगे पटियाला घराने के हमको फाउंडर आप बताएं। पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? पटियाला, तो बताएं एक बार सारे लोग। सोमदत्त सिंह बट्टू हो गए। एक पूछेगा उमा माहेश्वरी। उमा माहेश्वरी ये भी चर्चाओं में रही पिछले वर्ष, उमा माहेश्वरी, क्योंकि इनको मिला था पद्मश्री 2024। किस बात के लिए? तो पहली हरि कथा गायिका हैं ये, भारत की पहली हरि कथा, भगवान हरि है ना, भगवान विष्णु, हरि कथा गायिका कौन है? वो आपका उमा माहेश्वरी हैं। कौन है? उमा माहेश्वरी। एक आपसे पूछेगा नारायण ईपी, क्या बोलेगा? नारायण ईपी का संबंध किससे है? तो ये आपका पद्मश्री रहे थे नारायण ईपी भी, पद्मश्री 2024 में। और ये थय्यम लोक नृत्य से। किससे? थय्यम नृत्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा, थय्यम कहाँ का साथी आपका फोक डांस है? थय्यम बताइए। जब आप आंसर करेंगे तभी हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। थय्यम, थय्यम लोक नृत्य कहाँ का है? तो आंसर आना चाहिए सबका भैया, थय्यम तमिलनाडु का है। थय्यम तमिलनाडु का है। कई साथियों ने कहा थय्यम केरल का है। तो जितने साथियों का आंसर आया है याद रख लेना, थय्यम कहाँ का है? वो आपका केरल का डांस है। कहाँ का है? केरल का डांस है। कहाँ का है? केरल का डांस, थय्यम। बहुत पूछा जाता है। 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? भारत में कितने नेशनल फेस्टिवल हैं? नेशनल फेस्टिवल कितने हैं? बड़े गुलाम अली खान नहीं है दोस्त आपका, पटियाला घराने के संस्थापक। फाउंडर पूछे थे हमने आपसे, फाउंडर पूछे थे, फाउंडर तो फतेह अली खान है, वो फतेह अली खान। तो कितने मनाए जाते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, एक आपका 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस यानी कि आपका रिपब्लिक डे, और यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस किसने घोषित किया था? इसको अहिंसा दिवस किसने घोषित किया था? तो अहिंसा दिवस इसको यूएन ने घोषित किया। किस वर्ष में? अहिंसा दिवस जो इसको घोषित किया गया वो यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया था। और कब से? 2007 से। कब से? 2007 से। और इसीलिए इस डेट को हम स्वच्छता कार्यक्रम भी, आपका स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो भी 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा, यूएन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताओ, यूएन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यूएन की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। और हेडक्वार्टर क्या है यूएन का? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या बोलते हैं? आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूएन डे उसको कहा जाता है, यूएन डे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था? सोनू निगम का नाम दर्ज किया गया था। तो सोनू निगम का नहीं जी, सोनू निगम का लेकिन एक गाना याद रख लेना, संदेशे आते हैं। बताओ किस मूवी का है? सब जानते होगा, पूरा भारत जानता है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे। बताओ फटाफट से। बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। के ये देखो सिंगर सुना होगा तुमने, कृष्ण कुमार कुनत। के को क्या अवार्ड मिला? नहीं जी, के को नहीं मिला, ये मिला था कुमार सानू को। किसको? कुमार सानू को मिला। उदित नारायण का एक गाना है, मेरा रंग दे बसंती चोला, बहुत पूछा जाता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी सबने सुना होगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी मिट गए अपने, बोलेंगे मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बताओ, मेरा मुल्क मेरा देश, ये किसका है? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। क्या बोलोगे? कुमार सानू का है जी। किसका है? कुमार सानू का। मेरा मुल्क मेरा देश किसने गाया है? ये कुमार सानू ने। ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल, ये साथी आपका एमटीएस में पूछा गया। ए दिल है मुश्किल आपका एमटीएस में आए थे दोनों के दोनों। एक तो ये पूछा गया था ए दिल है मुश्किल, और एक पूछा गया था चन्ना मेरेया। क्या? चन्ना, चन्ना मेरेया, ये किसका गाना है? चन्ना मेरेया। ये दोनों गाने हैं आपका अरिजीत सिंह के। किसके? अरिजीत सिंह के गाने, अरिजीत सिंह के। ये आपको याद रखने, अरिजीत सिंह के गाने हैं। ठीक है। एक गाना पूछा गया था आपका अभी जीडी 2025 में पूछा गया, इश्क वाला लव किसने गाया है? इश्क वाला लव,
तो सिंगर के नाम पूछ लेता, कहने का मतलब ये है। इश्क वाला लव ये किसका गाना है, फटाफट से बताओ। तो इश्क वाला लव ये है आपका नीति मोहन का गाना। किसका है? नीति मोहन का गाना, नीति मोहन का गाना है। एक साथी लंदन ठुमकदा पूछा गया, लंदन ठुमकदा किस मूवी का गाना है बताओ। लंदन ठुमकदा ये आपका, ये है क्वीन मूवी का गाना, और इसको गाया नेहा कक्कड़ ने। किसने? नेहा, नेहा कक्कड़ ने इसको गाया, नेहा कक्कड़ ने इसको गाया है। एक गाना पूछा गया आपका नाटू नाटू, बताओ फटाफट से, जीडी 2025 में पूछा गया था। नाटू नाटू ये एम किरवानी ने, किसने? एम किरवानी ने इसको गाया है। और आपको पता होना चाहिए किस मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू, क्योंकि इसको तो साथी ऑस्कर भी मिला। ऑस्कर पता है ना आपको, 1983 भानुमथैया को मिला पहला गांधी जी के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद में आपका सत्यजीत रे 1992, फिर उसके बाद में आपका मिला था किनको? 3 लोगों को लगातार मिला 2009 में। एक तो मिला आपका AR रहमान को, एक रेसुल पुकुटी को, एक गुलजार को। उसके बाद में एक शॉर्ट मूवी मिली आपका एलिफेंट विस्पर्स को, और साथ में नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RRR का है। किसका है? RRR का, ठीक है, RRR मूवी का। बहुत ठीक आंसर आप सारे लोगों ने किया। अमन कुमार जी एकदम सही आंसर है, एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? नवंबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में, फरवरी 2024 में, या मार्च 2024 में? ये फरवरी 2024 में इसको शुरू किया गया, ठीक है। मुझे बताओ राष्ट्रीय युवा नीति ये कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय युवा नीति, नेशनल यूथ पॉलिसी किस अब हमारे देश में कब शुरू हुई थी? जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कब शुरू हुआ था? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति जो साथी आपका मास्टर प्लान योजना थी, ये कब की है बताओ, इसका वर्ष बताओ। तो मास्टर प्लान ये शुरू हुआ था 2021 में। कब? 2021 में शुरू हुआ था, 2021 में, ठीक है। एक बिजली के लिए आप जानते होंगे हमारे देश में और कौन सी योजना चलती है? ये तो सूर्य योजना है। एक बिजली के लिए एक योजना और चलती है, उस योजना का क्या नाम है बताइए जी। भैया 300 यूनिट बिजली फ्री थी इसमें, बहुत शाबाश। दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? पहला प्रश्न हमारा आपसे ये होगा, जूडो का संबंध किस देश से है? जूडो, तो जूडो देखिए, जूडो खेल है आपका जापान का। जूडो का संबंध किससे है? वो जापान कंट्री से है, जापान से। यहाँ पर एक कला होती थी जू जित्सु, क्या बोलोगे? जू जित्सु ये साथी एक आर्ट थी जिसका ये पुराना नाम है, जू जित्सु किसका पुराना नाम है, और इसका आधुनिक स्वरूप क्या बना? वो जूडो बना। तो पूछा जाता है जूडो के आविष्कारक कौन है? जूडो को जन्मदाता या जूडो के जो फादर कहे जाते हैं वो किसको कहा जाता है? तो कानो जिगोरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानो जिगोरो को कहा जाता है, कानो जिगोरो को। किसका? जूडो का जन्मदाता, ठीक है। तो जूडो में रेड बेल्ट होती है क्या? जूडो ग्रेड, हाँ जी रेड बेल्ट होती है। व्हाइट बेल्ट भी होती है, लेकिन पिंक बेल्ट कोई नहीं होती, ठीक है। ब्लू बेल्ट भी होती है, ब्लू भी, रेड एंड व्हाइट भी होती है, ग्रीन बेल्ट भी होती है। ग्रीन भी, कभी ऑप्शन में आपसे ग्रीन दे दे। येलो पूछ ले, येलो। ब्राउन बेल्ट भी होती है, ब्राउन। ऑरेंज बेल्ट भी होती है, लेकिन पिंक बेल्ट कोई नहीं होती, पिंक बेल्ट कोई नहीं होती है, ठीक है। जूडो में आप जानते होंगे कि अपनी स्थिति पर खड़े होकर के डिफेंड करता है जूडो। जूडो की स्थिति देखिए, थम्स अप करें, हाँ जी। तो पूछा जाता है जूडो में जो खड़े होने की स्थिति है उसको क्या कहा जाता है? जूडो में जो आपका स्टैंडिंग पोजीशन है, खड़े होने की स्थिति, उसको क्या कहा जाता है? जो खड़े होने की स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ताची वाजा। क्या बोलते हैं? ताची वाजा। तो कभी पूछे ताची वाजा का संबंध किस खेल से है, तो हमारा आंसर आएगा वो जूडो से है। और जूडो को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मार्शल आर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। किसमें? मार्शल आर्ट। जैसे इंडियन मार्शल आर्ट हमने आपको बताए थे तो आपको याद होंगे। पूछ लें आपसे रिवीजन का एक क्वेश्चन, जरा बताओ हमको। स्काई एक मार्शल आर्ट था, स्काई, ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? स्काई, स्काई मार्शल आर्ट कहाँ का है? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको लगेगा हमने जो आपको डिलीवर किया है आप उसके लिए बहुत सीरियस थे और आप अच्छे से उसका रिवीजन करते थे। बताइए जी। कई साथियों ने कलारीपट्टू केरल भी लिखा है, जम्मू कश्मीर का है स्काई, और एकदम से सबसे पहले आंसर देने वाले हैं हमारी दीदी नेहा चौधरी। बहुत कमाल, एकदम ठीक आंसर है दीदी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? आईसीसी, ये हमारे हाथ से आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप चला गया था, और ओडीआई टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए थे वो लिए थे मोहम्मद शमी ने। कितने? 24 विकेट्स लिए थे, 24 विकेट्स। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे इसमें? सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही थे। तो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली अर्थात चीकू भाई ने। कितने रन बनाए थे? 765 रन बनाए थे। कितने रन? 765 रन उन्होंने बनाए थे, 765 रन। 2024 वर्ल्ड कप जानते होंगे, उसको तो हमने जीता।
2024 का जो साथी आपका वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप अर्थात वर्ल्ड कप कौन सा था, ये T20 का था। तो इसमें हमने बताओ किस टीम को हराया था, तो इसमें आपका विनर रहा था इंडिया, अपना देश इसको जीता था। और रनर अप अर्थात उपविजेता कौन रहा था, हमारा प्रश्न आपसे ये है। उपविजेता इसमें रहा था आपका क्या बोलोगे, साउथ अफ्रीका इसमें उपविजेता रहा था, साउथ अफ्रीका। आईसीसी चैंपियनशिप भारत ने जीती, आईसीसी अभी हाल ही में आईसीसी साथी चैंपियनशिप भारत ने जीती, किसको हरा करके जीती बताओ। आईसीसी जो चैंपियनशिप थी, आईसीसी चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा, आईसीसी चैंपियनशिप हम बात कर रहे हैं आपका 2025 की, किसकी, 2025 की। इसमें विनर रहा था आपका इंडिया, W4 विनर इंडिया रहा था, ठीक है, अपना प्यारा देश भारत। और इसमें रनर अप यानी कि उपविजेता जो रहा था, उपविजेता इसमें रहा था न्यूजीलैंड। और इसका जो आयोजन हुआ था, आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यूएई और पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर, यूएई और पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था, आयोजन। एक साथी अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुई, मुझे बताओ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में उसको किसने जीता। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं आपसे, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 इसको किसने जीता है, तो इसको जीता है आपका साउथ अफ्रीका ने। कौन विजेता कौन रहा इसमें, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। और इसमें बताओ मुझे उपविजेता कौन रहा, क्या भारत रहा था, उपविजेता इसमें रहा नहीं, भारत नहीं, इसमें रहा था आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये मैदान था आपका लॉर्ड्स का मैदान, मैदान था लॉर्ड्स का मैदान, लॉर्ड्स का मैदान, ठीक है, लॉर्ड्स ग्राउंड पर। और लॉर्ड्स ग्राउंड हमारे लिए क्यों आपका मेमोरी में रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज ही का दिन था, आज कौन सी डेट है, 25 जून। तो 25 जून 1983 को भारत ने अपना पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, याद है सबको, थम्स अप करिए। जी हाँ, 1983 में हमने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप, जो कि वैसे तो जनरली तीसरा वर्ल्ड कप था, 1975 1979 के बाद 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप था। मुझे बताइए 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप को जीता था, तो उस टूर्नामेंट में हमारे कप्तान कौन थे, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, उनका नाम आपको बताना है। उम्मीद करेंगे आप परफेक्शन के साथ आंसर देंगे। आपको सारे वर्ल्ड कप के कप्तान, वहाँ की परफॉर्मेंस, जो फाइनल में हमने जिस टीम को हराया, जैसे कि हमने 1983 में किसको, वेस्ट इंडीज़ को हराया था, 2 बार के विजेता वेस्ट इंडीज़ को, भैया कपिल देव, कपिल देव, बहुत बढ़िया, कपिल देव। आगे आएंगे, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। एग्रोनोमी क्या माप तोल से, माप तोल के जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे पोतवा अध्यक्ष, मौर्यन डायनेस्टी में उसको कहा जाता था पोतवाध्यक्ष कहते थे। क्या प्रशासन प्रबंध देखता था वो, नहीं जी, आपका वो मार्गों के निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन, कृषि आदि के कार्य को देखता था। राजस्व का जो काम करता था उसको बोलते थे समाहर्ता, क्या कहते थे उसको, उसको समाहर्ता कहा जाता था, समाहर्ता। एक मुद्रा का परीक्षण कौन करता था, रिव्यू ऑफ कॉइन्स, मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी कौन था मौर्य काल में, तो मुद्राओं का परीक्षण करता था आपका रूपदर्शक, कौन करता था, रूपदर्शक करता था, रूपदर्शक करता था। अच्छा, एक होता था आपका जो कि बाजार का अधीक्षक होता था, यानी कि मार्केट सुपरिटेंडेंट। मार्केट सुपरिटेंडेंट कौन होता था आपका, तो वो होता था आपका समस्थाध्यक्ष, कौन, समस्थाध्यक्ष उसको बोलते थे, समस्थाध्यक्ष, ठीक है, ये आपका मार्केट सुपरिटेंडेंट होता था। एक मुझे बताइए, जितनी भी आपकी राजकीय कृषि होती थी, जो भी स्टेट एग्रीकल्चर होता था, उसको देखने वाला अधिकारी कौन होता था, तो वो होता था सीता अध्यक्ष, कौन होता था, सीता अध्यक्ष। और भूमि को क्या बोलते थे उस समय पर, आपका भूमि को भी सीता नाम से कहा जाता था। जितनी भी माइंस होती थी, जो आपका खान होती थी, तो खानों का अध्यक्ष कौन होता था, तो खानों का अध्यक्ष होता था आकारा अध्यक्ष, क्या होता था, आकाराध्यक्ष होता था, इसको बोलते थे आकाराध्यक्ष, किसका, खानों का होता था आपका। चरागाहों का बताओ, जितने भी ग्रासलैंड्स होते थे, चरागाहों का अध्यक्ष कौन होता था, तो वो होता था विविताध्यक्ष, कौन होता था, विविताध्यक्ष होता था, क्या होता था, विविताध्यक्ष होता था आपका। एक बताओ, व्यापारियों का जो काफिला होता था उसको क्या बोलते थे, व्यापारियों का जो काफिला होता था या समूह होता था, काफिला या समूह भी हम उसको कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, उसको कहा जाता था सार्थवाह, क्या बोलते हैं, सार्थवाह। और इस सब की जानकारी जो हमको मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है, हमने आपको बताया था मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। एक आपका राइटर हुआ था आपका मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, तो मेगस्थनीज ने लिखी इंडिका। और कल हमने आपको बताया कि उसने आपका मेगस्थनीज ने जो इंडिका में वर्णन दिया आपका, तो वहाँ पर किसके बारे में बताता है वो सारा, वो सब बताता है मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। बहुत बढ़िया, इंडिका लिखी जी, इंडिका। नेक्स्ट है,
पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग हमने कल आपको बताया शुंग वंश का संस्थापक था। इसने 2 अब आपका अश्वमेध किए। अश्वमेध समझ रहे हैं ना कि घोड़े को छोड़ करके जहां तक घोड़ा जाएगा वो साम्राज्य, वो क्षेत्र मेरा होगा। यदि आपको चाहते हैं कि वो क्षेत्र हमारे अधीन ना आए तो आपको उस घोड़े को रोकना होता था, और उस घोड़े के पीछे सेना चलती थी, वो सेना फिर युद्ध करती थी। ठीक है, वो सेना युद्ध करती थी आपका अयोध्या। हाथी गुम्फा अभिलेख जानते हैं किसका है, ये बताओ हमें फटाफट से। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं। जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर बात करें तो राजधानी क्या थी बताओ जरा। पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश की जो राजधानी थी बहुत पूछी जाती है, तो इसकी कैपिटल का नाम था आपका विदिशा, जो एमपी का विदिशा है। क्या बोलोगे, विदिशा थी। अंतिम शासक कौन रहा था शुंग वंश का बताओ। शुंग वंश का अंतिम शासक रहा था शुंग वंश का, उसका नाम है देवभूति। क्या नाम था, देवभूति। अच्छा, एक शासक ऐसा भी था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक वाजपेयी यज्ञ किया था। बताओ 4 अश्वमेध और एक वाजपेयी यज्ञ करने वाला व्यक्ति कौन था, कौन सा राजा था। 4 अश्वमेध किए थे और साथ में एक वाजपेयी यज्ञ भी किया था। क्या किया था, एक वाजपेयी यज्ञ भी उस व्यक्ति ने किया, या शासक हम कहें तो वो शासक का क्या नाम है, उस शासक का नाम था प्रवरसेन प्रथम। क्या, वाकाटक नरेश था वो, वाकाटक नरेश। प्रवरसेन प्रथम है, कौन है, प्रवरसेन फर्स्ट है। और इसका वंश कौन सा था, वाकाटक डायनेस्टी से इसका संबंध था, वाकाटक वंश से इसका संबंध था, वाकाटक वंश से। अभी हमने आपसे पूछा था, हमें बताइए आप, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका किससे संबंध है, किस राजा से। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसका संबंध है साथी आपका, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है आपका किससे, खारवेल से। किससे, खारवेल से। एक पूछा जाता भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है, भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है, तो भीतरी अभिलेख का संबंध है आपका स्कंद गुप्त से। क्या बोलेंगे, स्कंद गुप्त से है आपका। गिरनार अभिलेख का संबंध बताओ किससे है, गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, तो वो है आपका रुद्रदामन फर्स्ट से। किससे है, रुद्रदामन प्रथम से है। ऐसे ही पूछा जाता है नासिक अभिलेख का संबंध किससे, जो नासिक स्क्रिप्ट है, नासिक अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो नासिक अभिलेख का संबंध मिलता है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी से। किससे, गौतमी पुत्र, इतना भी याद रखेंगे तो काम चलेगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी से उसका संबंध है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। ओके, गौतमी पुत्र सात। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, एका ब्राह्मण खुद को कहा, एका ब्राह्मण। ठीक है, तो यज्ञश्री सातकर्णी या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ही था। भैया क्या बोलेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और पूछा जाता है कई बार ये सातवाहन वंश का कौन से नंबर का राजा था बताओ। सातवाहन वंश का, ये आपका सातवाहन वंश का 23वां शासक था। क्या था, 23वां शासक था। और इसके समय पर जो राजधानी थी, सातवाहनों की जो राजधानी थी, उस राजधानी का क्या नाम था, राजधानी थी आपका इनके समय पर प्रतिष्ठान, जिसको पैठन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, प्रतिष्ठान भी मिलता है एग्जाम में, पैठन भी मिलता है। मुझे बताओ जो सातवाहन वंश का संस्थापक है वो कौन है, सातवाहन वंश अर्थात सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर है, इसका जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो है सेमुक। कौन है, सेमुक उसका नाम है, सेमुक। एक बार तो एसएससी जीडी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे स्थित है। प्रतिष्ठान ये किस नदी के किनारे है, तो याद रख लेना ये गोदावरी के किनारे है। किस रिवर के किनारे है, गोदावरी रिवर के एट द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सातवाहन वंश ने भारत में कितने वर्षों तक राज किया। सातवाहन वंश ने साथी आपका कितने वर्षों तक, तो याद रख लेना 300 वर्ष शासन किया, 300 वर्ष शासन किया। जो सिमुक है, जो संस्थापक है, सिमुक का उत्तराधिकारी कौन बना था, सिमुक का उत्तराधिकारी यानी कि जो शासक आया आपका सिमुक, उस सिमुक का उत्तराधिकारी कौन बना था, यानी इसका सक्सेसर कौन था, तो सिमुक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम, राजा का नाम पूछ लेता है तो उसका उत्तराधिकारी था सातकर्णी प्रथम। क्या, सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम। और यहाँ पर कैसा समाज था बताइए सातवाहन वंश में, और यही सातकर्णी प्रथम को हम बोलते हैं दक्षिण पथपथी। क्या बोलोगे, दक्षिण पथपथी की उपाधि किस शासक की है, तो वो सातकर्णी प्रथम की है। या किस शासक को एल्डर सैरागॉन कहा जाता है, एल्डर सैरागॉन। तो एल्डर सैरागॉन किसको कहा जाता है, ये आपका इसी के टाइटल है, दक्षिण पथपथी और एल्डर सैरागॉन
सैरागोन, एल्डर सैरेगोन, गॉन। सातकर्णी प्रथम के हैं, सातकर्णी प्रथम के। सातकर्णी प्रथम को भारत में जाना जाता है एक जो भूमि दान की प्रथा है, जैसे कि विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था, उसी तरह भूमि भूमि साथी आपका याद रख लेना, क्या बोलोगे, भूमि दान की प्रथा किसने शुरू की थी, भूमि दान, भूमि दान लैंड चैरिटी जो होता है, भूमि दान की प्रथा किसने शुरू की थी, प्रथा की शुरुआत, तो ये करने वाला व्यक्ति भी कौन है, वो आपका सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम। आप मुझे बता सकते हैं क्या सातवाहन वंश से पहले कौन सा वंश था, सातवाहन वंश से पहले कौन सा वंश था, तो सातवाहन से पहले थे कण्व, कौन थे, सातवाहन से पहले, सातवाहन से पहले, सातवाहन से पहले थे हमारे देश में कण्व, कण्व डायनेस्टी थी। और मुझे बताओ कण्व वंश जो था इसका फाउंडर कौन था, कण्व वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो इसका संस्थापक था आपका वासुदेव, कौन था, वासुदेव इसका संस्थापक था। और अंतिम शासक इसका सुशर्मन था, क्या बोलोगे, अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक, अंतिम शासक था इसका सुशर्मन, क्या बोलोगे, सुशर्मन था। और ये लोग पाटलिपुत्र में शासन करते थे और बाद में इन लोगों ने अपनी राजधानी विदिशा भी बनाई, क्या बोलोगे, विदिशा भी बनाई थी। तो समाज कैसा था बताइए, सातवाहन वंश का पितृ सत्तात्मक था या फिर मातृ सत्तात्मक था, फटाफट से बताएं, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, कनिष्क, कनिष्क किस वंश का शासक है, तो कनिष्क का संबंध आता है आपका कुषाण वंश से, किससे था, कुषाण, कुषाण वंश से इसका संबंध है, कुषाण वंश से, ठीक है। कुषाण वंश में अगर हम कहें तो आपका कुजुल कुटफिसेस, भीम कुटफिसेस, आपका रेवपिन, और फिर आपका चौथा शासक ये हो गया था मुख्य रूप से, तो जनरली तीसरा भी इसको कहते हैं क्योंकि तीसरे को बहुत लोग काउंट नहीं करते। तो भवघोष इसके दरबार में था कि प्रश्न ये है, हाँ जी, पार्श्व, हाँ जी, वसुमित्र, हाँ जी, विशाखा दत्त नहीं, विशाखा दत्त तो आपका गुप्तों के समय पर, क्या बोलोगे, ये तो गुप्तों के समय पर है आपका। अच्छा, कुषाण वंश का जो कनिष्क है, कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था बताओ, कनिष्क गद्दी पर किस वर्ष में बैठा था, तो कनिष्क गद्दी पर जो बैठा था वो बैठा था 78 एडी में। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम शक संवत कहते हैं। आज भारत सरकार किस संवत को इस्तेमाल करती है, इसी को। अच्छा मुझे बताओ विक्रमी संवत किस वर्ष में शुरू हुआ था, विक्रमी, विक्रमी संवत किस वर्ष का है, तो विक्रमी संवत है आपका 57 BC का, BC। तो इसीलिए दोनों में कितने वर्षों का अंतर कहा जाता है, भैया तो 57 BC पहले हो गया, ये 78 आगे हो गया, तो 57 + 78 कितना बन गया, 57 + 78। तो इनका अंतर भी पूछा जाता है, 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि दोनों कैलेंडर्स में कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है दोनों कैलेंडर में, किसमें, 135 वर्षों का, ठीक है। अगर हम कनिष्क की बात करते हैं, क्या बोलो, कनिष्क से पहले मुझे बताओ कुषाण वंश का जो फाउंडर है, इसका जो फाउंडर था, संस्थापक था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था कुजुल कुडफिसेस, क्या, कुजुल कुडफिसेस था। और इसके बाद गद्दी पर कौन आया था कुजुल कुडफिसेस के, तो इसके बाद गद्दी पे आया था सेकंड शासक आया था विम कुडफिसेस। और वास्तविक, इस कभी भी पूछे ना वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, कुजुल विम कुडफिसेस को क्या बोलते हैं, इसको भैया वास्तविक, यानी कि इसको ओरिजिनल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने आपका क्या चलाए थे, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत की थी, सोने के सिक्के इसने चलाए थे, सोने के सिक्के इसने चलाए थे, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ जो कनिष्क है उसको अन्य किस नाम से पुकारा जाता था, जैसे कनिष्क है आपका, कनिष्क, अगर कनिष्क की बात करें तो इसको अशोक द्वितीय के नाम से पुकारा जाता था, किसके नाम से, अशोक सेकंड के नाम से पुकारा जाता था। और इससे संबंधित जो अभिलेख है, स्क्रिप्ट है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है रबेटक, क्या, जिसको रब तक भी कहा जाता है, रबे तक भी बोलते हैं, रवे टक भी बोलते हैं, और उसको रब तक भी कहा जाता है। और इसकी 2 राजधानी थी, बताओ कौन कौन सी 2 राजधानी थी, एक तो पुरुषपुर थी यानी कि पेशावर, एक तो पुरुषपुर अर्थात पेशावर थी, और दूसरी राजधानी थी इसकी मथुरा, क्या बोलोगे, दूसरी राजधानी थी इसकी मथुरा, ये हमको पता होना चाहिए। यही व्यक्ति है जिसने भारत में गांधार कला और मथुरा कला को डेवलप किया। गांधार और मथुरा कला का विकास किसके समय पर हुआ, मथुरा कला का विकास तो ये हुआ आपका किसके समय पर, ये कनिष्क के समय पर हुआ, कनिष्क के समय पर। कनिष्क के समय के दरबारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अश्वघोष हैं, कौन है, अश्वघोष, ये तो हमने आपको बता दी ना, भवघोष, वसुमित्र, अश्वघोष भी इसके समय के दरबारी थे। नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागा अर्जुन, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बताओ इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने, और इन्हीं के टाइम पर एक थे चरक, चिकित्सा में भारत में चरक से बड़ा कोई नाम नहीं है, चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। आज भी हमारे देश में कोई बीएमएस में साथी एडमिशन लेगा ना, किसमें, आपका बीएमएस में, यानी कि
आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेस में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेस में कोई भी एडमिशन लेगा तो उसको आज भी चरक संहिता पढ़ाई जाती है। सोचिए कब लिखा उन्होंने, और आज भी प्रासंगिक है वो आयुर्वेद, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा चर्चित है। नागार्जुन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, क्या बोलेंगे, शून्यवाद के जनक भी इनको बोलते हैं। क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसकी है, नागार्जुन की है। और नागार्जुन को क्या बोलते हैं हम, भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का आइंस्टीन बोलते हैं, ठीक है। सर टेलीग्राम चैनल पर क्विज कब शुरू होगी, अभी नहीं दोस्त, अभी नहीं शुरू होगी, है ना। अभी पहले हम चीज़ों को आपको जो डिलीवर करना चाहते हैं ना, आपके अंदर जीएस को लेके जो परफेक्शन हम लाना चाहते हैं वो हम लाएंगे। देखिए कल हमारे कितने सेट हो जाएंगे, कल हमारे कितने सेट हो जाएंगे, 30 सेट हो जाएंगे। और इसके बाद में मुझे सब्जेक्ट का नाम लिखिए, आप सब्जेक्ट का नाम लिखिए। हम आपके लिए क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा हम आपको टाइम देंगे, ठीक है, 10-15 दिन का हम आपको टाइम देंगे अभी, कि ताकि जो साथी पीछे भी जुड़े हों, बाद में जुड़े हों, वो उसको कवर कर लें, ओके। इसके बाद में हम आपके लिए क्या करेंगे, इसके बाद में, ठीक है, और इसके लिए क्लैपिंग करना कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं एडिशनल एफर्ट्स कि आपको बहुत मजबूत किया जा सके तैयारी में। तो हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे, जैसे कि आपके लिए हिस्ट्री का क्लास लेके आएंगे हम एक, और उसमें हिस्ट्री के क्या बोलेंगे हम, जैसे कि आपका 150 क्वेश्चन लेके आएंगे, 150 क्वेश्चन हर सेगमेंट से, यानी कि 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी बार बार पूछता है, ठीक है, रिपीट करता ही करता है, उसके इर्द गिर्द और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, पॉलिटी का 150 क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी का आपका, और मतलब वो ज़बरदस्त होंगे, मतलब वो 150 क्वेश्चन ना होकर के 150 टॉपिक होंगे, ऐसे समझिए आप। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से हम उसको करेंगे, ठीक है। पॉलिटी हो जाएगा आपका, और क्या बचा, ज्योग्राफी हो जाएगा आपका, ज्योग्राफी हो जाएगा। और एक आपका हम इसमें ज्योग्राफी के अलावा मतलब एक 100 क्वेश्चन का लेके आएंगे, एक और इकोलॉजी का, किसका, इकोलॉजी का, ठीक है। एक आपका फिजिक्स का लेके आएंगे, फिजिक्स का, ठीक है। एक आपका केमिस्ट्री का लेके आएंगे। एक आपका लेके आएंगे बायोलॉजी का एक क्लास लेके आएंगे। क्या बचा आप बताओ फटाफट से, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स 2 बार आ गया इकोनॉमिक्स, ये इकोलॉजी है, सॉरी इकोलॉजी से, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है इसमें। हम आपका एनवायरनमेंट भी ले लेंगे सारा, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आता है। तो ये क्लास हम आपको टाइम एक बताएंगे, एक वीडियो बना करके कब कब ये क्लासेस होंगी। तो आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको धीरे धीरे हम इनको डिलीवर कर दें। और इसके अलावा कौन कौन से टीचर्स इसमें होंगे तो एक वीडियो बनाकर हम बताएंगे, और कोशिश हम करेंगे इसमें से आपका 3-4 पार्ट मैं खुद ले लूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके तो होगा ही होगा, स्टैटिक जीके तो हमने आपको पूरा सॉल्यूशन ही देने जा रहे हैं इसका। स्टैटिक जीके की क्लास कब से शुरू होने जा रही है बताओ, यूट्यूब पर कब से शुरू होने जा रही है, 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, वो तो हम कंप्लीट ही देने जा रहे हैं आपको, ओके। और फिर उसका भी एक सम अप करा देंगे, उसका भी लिख लो, उसको भी स्ट्रेटेजी का, क्योंकि वो तो सबसे महत्वपूर्ण ही है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए तो हमको कम से कम 200 क्वेश्चंस लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पार्ट है, ओके। तो ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और ज़रूर कराएंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को और बहुत अच्छा कर सकें। लिखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राजवंश है और इधर राजधानी दी हुई है। राजवंश, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कांची थी। कदम्ब शासकों की बनवासी थी। पांड्य शासकों की मदुरै थी आपका, और काकतीय वंश की वारंगल थी। तो क्या बन जाएगा बताइए एक बार, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3-2 से उठा लीजिए, यानी ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, 3-2-1-4 हो जाएगा। चालुक्य वंश की कैपिटल हमको बताइए आप, ठीक है। चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी, तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, तो उनकी राजधानी थी आपका वातापी। क्या राजधानी थी, वातापी उनकी कैपिटल थी, किसकी, चालुक्य वंश की राजधानी थी। आप हमें बताओ पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी, पुष्यभूति वंश की, तो जो पुष्यभूति वंश था उसकी राजधानी थी थानेश्वर, हरियाणा में था वो वंश, कहाँ पर था, हरियाणा में, यही बाद में फिर कन्नौज गए। पाल वंश की राजधानी बताइए, पाल वंश की राजधानी, पाल डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी मुंगेर, क्या थी, मुंगेर थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी बताओ फटाफट से, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, जिसको मालखेड़ कहा जाता है, या मान्य खेत भी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मालखेड़ बोले या मान्य खेत बोले, एक ही बात है, एक ही बात है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक को श्रीपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। देखो चेर चोल पांडे ये दक्षिण के वंश हैं आपका, तो राजेंद्र द्वितीय को, राजराजा प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को, या फिर परांतक प्रथम को। तो याद रखना राजराजा प्रथम की ये आपका टाइटल है। और राजराजा प्रथम जो थे ये आपका पूछा जाता है कि कौन से भगवान के उपासक थे, तो ये शिव भक्त थे, किसके, भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। यही वो व्यक्ति हैं आपका जिन्होंने क्या बनाया था आपका तंजौर में, क्या बोलोगे, तंजौर में कौन सा मंदिर बनाया था, वरहदीश्वर मंदिर, वरहीद,
क्या बोलोगे, आपका वरहदीश्वर मंदिर को बनवाया था, वरहदीश्वर मंदिर को। वरहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया, वो साथी आपका राज प्रथम ने बनाया, राज प्रथम ने बनाया। अच्छा, एक थे साथी आपका नरकेसरी टाइटल किसका है बताओ, नरकेसरी की उपाधि किसको दी जाती है, नरकेसरी की उपाधि चोल वंश में ही तो ये दी जाती है आपका विजयालय को। और विजयालय इनके संस्थापक भी हैं, याद रखना। चोल वंश के जो संस्थापक हैं, चोल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो चोल डायनेस्टी के फाउंडर भी यही हैं, संस्थापक। राजधानी कौन सी थी चोल वंश की, इसकी राजधानी कौन सी थी, तो तंजौर क्या थी आपका कैपिटल थी, तंजौर आपका राजधानी थी, राजधानी थी, याद रख लेना, ठीक है। और यही व्यक्ति आपका राजा प्रथम जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। कौन सा चोल शासक है जिसने श्रीलंका पर अटैक किया था, श्रीलंका पर अटैक करने वाला कौन है, तो क्या बोलेंगे, वो आपका राजराजा प्रथम था। क्या था, राजराजा प्रथम था आपका, राजराजा प्रथम। नेक्स्ट, किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल जो है चीन भेजा गया, भारत से एक व्यापारिक मंडल भेजा गया चीन, किस शासक के समय पर, राजेंद्र प्रथम, राजराज के प्रथम में, हाँ जी राजराज के प्रथम में भेजा गया था, राजराज के प्रथम में। देखो इस समय पर एक शासक बहुत चर्चित है, राजेंद्र फर्स्ट। क्या बोलोगे, राजेंद्र फर्स्ट। एक तो कार्यकाल आपको पता होना चाहिए उनका 1014 से 1044, क्योंकि इससे इनके समकालीन शासक पूछे जाते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट शासक हैं कि इन्होंने उत्तर में आपका आक्रमण किया था और गंगेकोंड चोल की उपाधि इनको धारण की गई थी, गंगेकोंड चोल उपाधि। गंगेकोंड चोल टाइटल किसका है, तो वो राजेंद्र प्रथम का। गंगा किस किनारे, गंगा किस दिशा में बहती है भारत में, किस क्षेत्र में, उत्तर में कि दक्षिण में, तो आप कहेंगे उत्तर में, यानी उत्तर में ये आक्रमण करने आए थे, ठीक है। और यही है आपका साथी, क्या बोलोगे, राजराजा जो थे, राजराज, इनके पुत्र थे जो आपका गजनी वंश के समकालीन थे। आप मुझे बताओ, जो चोल साम्राज्य था वहां पर दो प्रकार की सभाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चोल साम्राज्य में दो प्रकार की सभा होती थी। चोल साम्राज्य में कौन कौन सी बताओ, चोल साम्राज्य में आपका एक तो होती थी सभा, वो सभा को नाम ही सभा दिया जाता था, और सभा नाम होता था जिसमें ब्राह्मण भाग लेते थे। कौन लेते थे, उस सभा को जिसमें ब्राह्मण भाग लेते थे क्या कहा जाता था, ब्राह्मण भाग लेते थे, जिसमें ब्राह्मण क्या है, भाग लेते थे, तो वो सभा हो गई आपका। अच्छा, दूसरा आपका यहाँ पर उर एक थी, उर में क्या होता था, इसमें आपका जितने भी कॉमन पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, वो भाग लेते थे। क्या बोलते थे, सामान्य लोग भाग लेते थे। चोल साम्राज्य में साथी टैक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो टैक्स थे इनके समय पर बहुत चर्चित, एक तो वेट्टी था, एक वेट्टी था, और एक था कदमई। क्या, कदमई। तो वेट्टई को बोलते हैं आपका जबरन श्रम, ये क्या होता था, फोर्स्ड लेबर, जबरन श्रम पर कर लिया जाता था आपका। और कदमई लिया जाता था आपका लैंड टैक्स, यानी कि भूमि कर होता था। क्या होता था ये आपका भूमि कर होता था। तो एक तो आपका किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कदमई कर भूमि कर है, और वेट्टई आपका जबरन श्रम कर है। ये मतलब एक लेबर टैक्स था। क्या था, एक लेबर टैक्स था। नेक्स्ट, निम्नलिखित चोल शासकों के नाम काल के अनुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। राजराज आया, राजराज के बाद में राजाधिराज आया, फिर कोलुत्तुंग आया, और फिर विक्रम चोल आया। तो ये तो बहुत कठिन प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। राजराज के बाद में राजधिराज आया था, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कोलुत्तुंग ये तीसरे पर आ जाएगा, विक्रम चोल ये 4 पर आ जाएगा। तो ये क्रम बनेगा। 1 तो क्या बोल देंगे, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, 1 2 4 3 हो जाएगा, ठीक है। एक पूछा था चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक था इनका राजेंद्र चोल थर्ड। कौन थे बताओ फटाफट से, जिनका नाम था राजेंद्र चोल थर्ड, राजेंद्र चोल थर्ड। और जब हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम आपको चोल वंश का इतिहास पढ़ाएंगे, तो जो कि आप सब लोगों के लिए लगभग ऐसे होता है कि उसको ख़त्म कर दो, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे चोल वंश तो आपको पता चलेगा भारत में क्या योगदान है चोल वंश का, ठीक है। चोल वंश के समय पर अगर हम आपसे पूछे, एक क्वेश्चन बड़ा चर्चित है, चोल वंश के समय पर जो आपका चोल वंश के समय पर जो दान भूमि होती थी, चोल वंश के समय पर जो भूमि दान की जाती समय, भूमि दान जो होता था उसके अलग अलग नाम थे, जो साथ ही आपका लैंड चैरिटी दी जाती थी। जैसे कि आपका एक होता था ब्रह्मदेह अर्थात क्या होता था आपका, तो ब्रह्मदेह होता था ब्राह्मणों को दान की गए। क्या, ब्राह्मणों को दान, जो ब्राह्मणों को दान होता था उसको कहते थे ब्रह्मदेह। क्या कहते थे, ब्रह्मदेह कहते थे। एक साला भोग होती थी, ये अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करना चाहते थे, तो विद्यालयों को भी भूमि दान देते थे। विद्यालयों को, किसको, विद्यालयों को
विद्यालयों को जो दान जाता था आपका। एक पूछा जाता है इसमें पल्ली छंदम, क्या पल्ली छंदम क्या होता था? तो पल्ली छंदम होता था आपका साथी जैन धर्म के लोगों को जो दान होता था, जैन धर्म के अनुयायियों को जो दान होता था। एक होता था देवदान, ठीक है, एक होता था देवदान जिसको तृण मछुकनी भी कहा जाता था, तृण मछुकनी भी कहा जाता था, तृण मछुकनी। तो ये क्या था? तृण मछुकनी था आपका मंदिरों को दान, क्या मंदिरों को दान। तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि आपका चोल वंश के समय पर विद्यालयों को दान की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्या बोलते थे? उसको साला भोग कहा जाता था। सबसे चर्चित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो चोलों से संबंधित नहीं है? जिसका वृद्धीश्वर हो गया आपका, चोल वंश ने बनवाया। कोरंगनाथ को चोल वंश ने बनवाया। कैलाशनाथ का संबंध नहीं है, क्या बोलोगे? कैलाशनाथ का संबंध नहीं है, बात याद रखना। क्योंकि देखो वृद्धीश्वर को बनवाया आपका राजराज चोल ने, इसको बनवाया था कोरंगनाथ को परांतक प्रथम में, और ऐरावतेश्वर को बनाया था राजराज द्वितीय ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वंश और संस्थापक सही सुमेलित नहीं है, जिसको करेक्टली मैच नहीं किया गया है? तो एक सालुब वंश, देखो आप जब सब लोग जानते हैं आपका ये किस, बताओ किससे संबंधित है? तो विजयनगर के वंश है, विजयनगर के, किसके? विजयनगर के वंश है। इनको बोला जाता है, इनका क्रम होता है सस्ता, क्या बोलते हैं इसको? सस्ता कहा जाता है, सस्ता। तो सबसे पहले आया था आपका सुलभ वंश की आपका संगम वंश आया था। तो सबसे पहले आया संगम वंश, ठीक है, सॉरी हम तो आंसर कर देंगे इसको फिर। संगम वंश आया था, क्या उसके संस्थापक हरिहर प्रथम थे? हाँ जी, हरिहर प्रथम। और ये आपका 1336 से लेकर के आपका 1485 तक रहा था, ठीक है। ये हरिहर और बुक्का भाई हैं, ठीक है, संगम वंश रहा था। पहले हरिहर शासक रहे, फिर बुक्का शासक रहे। फिर आता है आपका एस से संगम हो गया, संगम, और फिर आता है सुलभ वंश। ये आया था 1485 से लेकर के 1505। तो क्या इसके संस्थापक आपका नरसिम्हा सुलभ थे? हाँ जी। देखो सबसे कम किसने शासन किया है विजयनगर पर, किस वंश ने? तो सुलभ वंश ने किया है, 20 साल। इसके बाद में तुलुभ वंश आया जो कि 1505 से लेकर के आपका 1570 तक रहा। कब तक रहा? 1570 तक रहा था, 1570 तक। और अरावीडू रहा आपका 1570 से लेकर के आपका 1649 तक, फिर 1650 भी इसको कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया, ये भी क्वेश्चन। तो तुलुभ वंश के कृष्णदेव राय इससे संबंध तो रखते हैं, लेकिन इसके संस्थापक नहीं है, क्योंकि तुलुभ वंश के जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है आपका वीर नरसिंह। क्या नाम है? वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। हाँ, ये जरूर याद रखना कि कृष्णदेव राय का संबंध किससे है। अगर कभी भी पूछे कृष्णदेव राय का संबंध किससे है तो क्या कहेंगे, लिख लीजिए, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? कृष्णदेव राय। ये विजयनगर में ही शासन करते थे, लेकिन इनका वंश था तुलुभ वंश। कौन सा? तुलुभ वंश। लेकिन उसके ये आपका क्या बोलोगे, फाउंडर नहीं है। और कृष्णदेव राय को बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो इनकी 2 रचना है, उनके लिए जाना जाता है। अमुक्त माल्यद, क्या बोलोगे, क्या है रचना इनकी? एक तो थी अमुक्त माल्यद, बताओ किस भाषा में इन्होंने लिखी थी? अमुक्त माल्यद को इन्होंने लिखा था तेलुगु भाषा में। किस में? तेलुगु भाषा में। और एक संस्कृत का ग्रंथ इन्होंने लिखा था जिसका नाम था आपका जामवती कल्याणम। क्या बोलोगे? जामवती कल्याणम किसका ग्रंथ है? जामवती कल्याणम। उसका संबंध है किससे? आपका कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहती थी अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज यानी 8 विद्वान। जैसे अकबर के टाइम पे 9 रहते थे। अष्टदिग्गजों में सबसे फेमस कौन था बताओ? तो जैसे अकबर के टाइम पे बीरबल था, तो इनके टाइम पर था आपका तेनालीराम। क्या बोलोगे? तेनालीराम। इनको क्या उपाधि दी गई थी? बहुत ज्ञान के संरक्षक थे, तो इनकी उपाधि थी आंध्र भोज। क्या बोलोगे? आंध्र भोज इनका टाइटल था, आंध्र भोज। याद रख लेना इस बात को, क्या बोलेंगे? आंध्र भोज। अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जो विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हुआ था, दिल्ली के किस शासक के समय पर हुआ था? दिल्ली के किस शासक के समय पर हुआ था? तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हुआ था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का, तो चालुक्य वंश का विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड। और इसके समय की जो जानकारी है वो मिलती है हमको अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो उस अभिलेख का नाम है आपका ऐहोल अभिलेख। क्या है? ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख जो लिखा था, ये किसने लिखा था बताओ फटाफट से? इसकी जो रचना की थी वो की थी आपका रवि कीर्ति ने। किसने? इनके समय के एक दरबारी थे प्रसिद्ध रवि कीर्ति, जिन्होंने इसको लिखा। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति।
ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ही वो व्यक्ति है जिसने हर्षवर्धन को हराया था। उत्तर का राजा था हर्षवर्धन और उसका पड़ोसी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को हराया, किस वर्ष में हराया और किस नदी के किनारे हराया? तो हर्षवर्धन को हराया था इन्होंने 618 एडी में। किसमें? 618 एडी में। जब हर्षवर्धन उत्तर भारत को जीत लेता है और दक्षिण की तरफ चलता है तो नर्मदा नदी के किनारे उसे हरा दिया जाता है। किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे उसको स्थापित, मतलब क्या बोलेंगे, हरा दिया जाता है। और चालुक्य जो थे आपका, याद रखना, जो भी हमारे चालुक्य थे, तो चालुक्य हम यहाँ पर पढ़ते हैं 3 तरह के चालुक्य थे। 3 तरह के चालुक्य, एक तो वातापी के या बादामी के चालुक्य जिनको हम बोलते हैं, वातापी और बादामी के चालुक्य। इनका क्षेत्र कौन सा था? इनका क्षेत्र था कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। एक थे वेंगी के चालुक्य, वो किस क्षेत्र में थे? वो आंध्रा के क्षेत्र में थे। किस पर? आंध्रा के क्षेत्र में। और एक कल्याणी के चालुक्य थे। किसके? कल्याणी के चालुक्य थे, जो कि आपका केरल के क्षेत्र में थे। किसके साथ में? केरल के क्षेत्र में थे। ठीक है। इसके बाद में चालुक्यों को हरा दिया था राष्ट्रकूटों ने। किसने हरा दिया था? चालुक्यों को किसने पराजित करके नए वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूटों ने हराया इनको। किसने? लिखना इस बात को, चालुक्यों को किसने हराया? हराया किसने? राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन बना था बताओ? राष्ट्रकूटों ने। और इनका जो फाउंडर है, संस्थापक है वो था आपका दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराया। और चालुक्यों का जो अंतिम शासक था आपका, वो क्या बोलेंगे अगर पूछ ले यहाँ से? चालुक्यों का जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन। कौन था? चालुक्यों का जो अंतिम शासक था उसका नाम था आपका कीर्तिवर्मन। क्या नाम था बताओ फटाफट से? कीर्तिवर्मन को उन्होंने हराया था, या कीर्तिवर्मन सेकंड भी आप उसको कह सकते हैं। कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एक दोस्त रो रहा है, दिखाइए क्यों रो रहे हैं ये? सर नायक फाउंडेशन बैच में एंशिएंट हिस्ट्री कब होगी गुरुजी? और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, 52 और 4 56। इन्होंने साथ में 56 इमोजी भी भेजी हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। अगर आप साथी हमारी क्लासेस करते तो आपके पास में जरूर आंसर होता। आपने हमारी कक्षाएं नहीं की और साथ में 56 इमोजी, तो मैं इतनी सारी का इमोजी का आंसर कैसे कर पाऊंगा? इसके लिए तो मुझे 56 बार आंसर करना पड़ेगा। ये अजीब क्वेश्चन आपका था। क्लासेस करिए ध्यान से, हमेशा ज्वाइन करिए, हर एक चीज़ का अपडेट आपको रहेगा। बीच बीच में आकर के सैर सपाटे की तौर पर तैयारी करना चाहोगे तो रिजल्ट भी सैर सपाटे जैसा साथी होगा। ऐसा ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बताएं जी, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? हर्ष ने ग्रहण की थी परम भागवत, परम सौर, परम सौगत या फिर परम माहेश्वर। हर्षवर्धन की उपाधि पूछ रहे हैं, हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की उपाधि थी परम माहेश्वर। परम माहेश्वर। देखिए हर्षवर्धन गद्दी पर कब आया था बताओ फटाफट से? हर्षवर्धन गद्दी पर कब आया था? हर्षवर्धन गद्दी पर आया था आपका 606 से लेकर के 647। बहुत बार पूछा जाता है कितने वर्ष शासन किया हर्षवर्धन ने? हर्षवर्धन ने बच्चों पहले स्टैटिक जीके होगा, स्टैटिक जीके चलेगा आपका जुलाई से मिड अगस्त तक लगभग मान लीजिए, ठीक है, या मिड अगस्त तक करा देंगे उसको। और फिर उसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री ही चलेगा आपका। ओके बॉस, क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन। अब मुझे एक बात बताओ, हर्षवर्धन का संबंध पहले किस वंश से था? तो इनका वंश था पुष्यभूति वंश। कौन सा था? पुष्यभूति वंश था इनका। और पुष्यभूति वंश कहाँ पर था आपका? तो ये था हरियाणा में। हरियाणा में। और क्या राजधानी होती थी? राजधानी होती थी पुष्यभूति वंश की थानेश्वर। और थानेश्वर के लोगों ने कहाँ पर शादी कर दी थी आपका अपनी बेटी की? कन्नौज में। क्या नाम है उस बेटी का? कन्नौज में जिस बेटी की शादी हुई थी कौन बताएगा? कन्नौज में जिस बेटी की शादी की थी, तो इनकी राजधानी पहले हरियाणा थी और फिर यूपी के कन्नौज में ये लोग आ गए। कौन? आपका पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति वर्धन। कौन? पुष्यभूति वर्धन जो है आपका, वो इसके संस्थापक हैं, जो हरियाणा में शासन करते थे। और फिर मोखरी वंश, कन्नौज में कौन सा वंश था? कन्नौज में था आपका मोखरी वंश। मोखरी वंश, यहाँ पर इनकी रिश्तेदारी हो गई और इन्होंने क्या किया था? अपनी बेटी, क्या नाम है उसका बेटी का? पुत्री का नाम था राज्यश्री। क्या बोलोगे? राज्यश्री। इसकी शादी किससे कर दी थी बताओ? राज्यश्री की शादी जो है वो कर दी थी यहाँ के जो मोखरी वंश के थे आपका ग्रहवर्मन से। किससे? ग्रहवर्मन से शादी कर दी, ग्रहवर्मन से शादी। लेकिन ग्रहवर्मन इन पर नज़र थी आपका कन्नौज पर। कन्नौज को कौन हथियाना चाहता था? तो 2 शासक थे, एक तो गौड़ प्रदेश, गौड़ बोलते हैं किसको? बंगाल का शासक था, बंगाल का, ठीक है, बंगाल का शासक। और एक था मालवा का शासक। दोनों के नाम बताओ। मालवा गौड़ प्रदेश का शासक था तो शशांक,
शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को, जिस पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसको कटवाया था। ठीक है, तो और दूसरा कौन था आपका मालवा का, वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, देवगुप्त। क्या बोलोगे? मालवा का शासक था देवगुप्त। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आपस में मिलकर के इस गृहवर्मन की हत्या कर दी। क्या कर दी? गृहवर्मन की हत्या, गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं। और अपनी जीजा की हत्या का बदला लेने कौन जाते हैं? वो जाते हैं हर्षवर्धन के भाई। हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के भाई थे आपका राज्यवर्धन। कौन थे? राज्यवर्धन, जिनकी साथी क्या हो जाती है, इस संघर्ष में मौत हो जाती है। ठीक है, उनके जीजा की भी हत्या हो जाती है, उनकी बहन का अपहरण कर लिया जाता है। तो ये 16 वर्ष के थे, यानी कि 590 में जन्म हुआ था हर्षवर्धन का, और 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे। ठीक है, बड़े मतलब कमजोर से थे उस समय पर, बैठना भी नहीं चाहते थे। तो हर्षवर्धन फिर बाद में क्या बोलेंगे, इतने लंबे समय तक शासन किया। देखो, हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकी राजधानी कौन सी कहेंगे आप? राजधानी बताओ। राजधानी थी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। और इनके समय पर एक विदेशी यात्री आया, हर्षवर्धन के समय पर भारत घूमने, विदेशी यात्री। ठीक है, दरअसल में तो पढ़ाई करने आया था। नाम क्या है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जिसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, क्योंकि इसका जो यात्रा वृत्तांत साथी वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है किसी भी रिसर्च के लिए। और कौन सी बुक लिख दी थी फिर इसने? ह्वेनसांग ने कौन सी बुक लिखी थी? तो ह्वेनसांग की बुक का नाम है सी यू की। क्या बोलोगे? सी यू की पुस्तक इसने लिखी, सी यू की पुस्तक। ठीक है, और खुद हर्षवर्धन ने भी क्या लिखा था? हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन भी एक अच्छे आपका साहित्य के जानकार थे। इनके 3 नाटक हैं। नागानंद, संस्कृत में लिखे थे इन्होंने, नागानंद था, रत्नावली था, और तीसरा नाटक था इनका प्रियदर्शिका। क्या? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका इनका तीसरा नाटक था, प्रियदर्शिका। तो 3 नाटक इन्होंने लिखे, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 नाटक लिखे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया था? महान धार्मिक सम्मेलन कितने वर्षों में लगते थे? तो ये आयोजित होते थे 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, यही हर्षवर्धन है जिन्होंने भारत में कुंभ मेले की शुरुआत कराई थी 4 जगह पर, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, कि वहां पर अमृत की बूंदें गिरी, ये कह करके। तो कन्नौज और प्रयागराज में, कहां पर? कन्नौज। देखिए, कन्नौज सबसे इंपॉर्टेंट है। कन्नौज में उन्होंने एक भद्र विहार, एक ज्ञान योग था, भद्र विहार, जहां लोग ज्ञान अपना एकत्रित कर पाए, तो यहाँ पर स्थापना की। और जब कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन हो रहा था 5 वर्षों का, यहीं पर एक आपका शासक थे कामरूप के, भास्कर वर्मन। तो किसने? भास्कर वर्मन ने पार्टिसिपेट किया था। भास्कर वर्मन ने क्या बोलेंगे, भाग लिया था एक मित्र के तौर पर। किस पर? एक मित्र के तौर पर भाग लेने आए थे, मित्र के रूप में, मित्र के रूप में। कहाँ के शासक थे? कामरूप, असम के शासक थे। प्रयाग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ दान दे दिया था? सब कुछ दान में दे दिया था, सब कुछ दान में दे दिया था। तो ये दिया था आपका प्रयागराज में। और यहीं पर जो महान धार्मिक सम्मेलन होते थे, इनका नाम होता था साथी, इनका नाम होता था महामोक्ष परिषद। तो किसका आयोजन करते थे राजा हर्षवर्धन? महामोक्ष परिषद। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो पैट देंगे? पैट, पैट, पैट कितने साथी देने वाले हैं? UP पैट है आप में से किसी साथी का या नहीं है? महामोक्ष परिषद, क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन से वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि टॉपिक भी है पैट में, आपने देखा होगा। तो क्या बोलेंगे? महामोक्ष परिषद। एक इनके साथी दरबारी कवि, हर्ष के दरबारी कवि का क्या नाम है? हर्ष के दरबारी कवि, हर्ष के दरबारी कवि कौन कौन से थे? हर्ष के दरबारी कवि बोलेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने कहा यस 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 यस। कुछ साथी कह रहे देंगे, कुछ नहीं देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। वो यूट्यूब पे सचिन सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी के लिए पढ़ रहे हो उनसे, वो अपनी खोज हैं, है ना। अब हमने उनको तरासा है, बहुत तरासा है, तो उनसे पढ़ा करो हिंदी। ठीक है, आपके लिए मतलब भविष्य में वो आपके साथी होंगे, जो साथी हिंदी पढ़ते हो, उनको सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे वही पढ़ाते हैं और एप्लीकेशन पे ममतेज सर पढ़ाते हैं। तो हर्ष के दरबारी कवि कौन है? हर्ष के दरबारी कवि बताइए जरा फटाफट से। तो हर्ष के दरबारी कवि अगर हम आपसे बोलें, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? आपका बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने जो रचनाएं लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं? बाणभट्ट की रचनाएं हैं कादंबरी, एक तो कादंबरी है, और एक हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के बारे में कहा जाता है कि इसके 3 भाग तो खुद हर्षवर्धन ने लिखे थे और 5 भाग बाणभट्ट ने, ऐसा कहा जाता है। लेकिन रचना पूछे एग्जाम में तो आप कहेंगे बाणभट्ट। क्या बोलोगे? बाणभट्ट। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
आपका हिंसवांग से मिलने से पहले हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था, बताइए। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का जो किस धर्म को मानता था, तो हर्षवर्धन, पहले याद रख लेना, हर्षवर्धन शिव भक्त था। कौन था? हर्षवर्धन शिव भक्त था। लेकिन बाद में, यानी कि हिंसवांग से जब मुलाकात हुई तो बाद में किधर हो गए वो, आपका महायान शाखा की तरफ। महायान शाखा, महायान शाखा यानी कि बौद्धों की तरफ, बौद्ध धर्म की जो महायान और हीनयान शाखा, उसमें महायान शाखा की तरफ। क्योंकि महायान शाखा का ही अध्ययन करने कौन आया था, यहाँ पर आपका हिंसवांग आया था। हिंसवांग किस देश से आया था, बताइए फटाफट से, बोलेंगे। बच्चों बुक जिनके पास नहीं पहुंची है, धैर्य रखिए, पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है। आगे आओ। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? गिद्ध जो यह हमारे प्रकृति के संरक्षक कहा जाते थे, तो एक आपका दूध, दूध बढ़ाने के लिए भैंस अगर दूध नहीं दे रही, उसको इंजेक्शन देकर दूध ले लो, तो वो कौन सा होता है? डिक्लोफिनेक होता है, डिक्लोफिनेक होता है, ठीक है, जो कि साथ ही इसमें सोडियम की अधिकता होती है, उसकी वजह से क्या होता है, गिद्ध मारे गए। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, गिद्ध संरक्षण जो वल्चर कंजर्वेशन स्कीम चली थी, वो कब चली थी? गिद्ध संरक्षण परियोजना कब चली थी? गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष में भारत में चली थी? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना चली थी आपका 2006 में। क्या बोलोगे? 2006 में, 2006 में। क्योंकि ये क्या है, गंदगी को साफ करते थे, और जैसे पशुओं के अंदर वो दवाई है, ये गिद्ध उसको खा लेते थे, तो ये दवाई उनके अंदर पहुंच जाती थी, और फिर क्या है, उनके अंदर मृत प्राय स्थिति हो गई। आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक, बोलेंगे भैया हमारे पास तो चेक है नहीं, लेकिन देख लेना कोई चेक, उसमें होता है MICR। MICR पहले तो इसका फुल फॉर्म पढ़िए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन बोलते, कई बार आप रीडर पढ़ देते हैं उसको, ठीक है, जब रिकॉग्निशन ना आए तो तब रीडर, ठीक है। तो पहले के 3 अंक किस कोड को दर्शाते हैं? देखो मैग्नेटिक जो MICR कोड होता है, ये 9 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? बोले 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट। तो पहले 3 पूछ रहा है, वो पहले 3 किसको दर्शाएंगे? वो शहर को दर्शाते हैं। किसको? शहर को दर्शाते हैं। फिर 3 जो होते हैं, फिर 3 बैंक को दर्शाते हैं, फिर 3 आपका बैंक को दर्शाएंगे, और बाद के 3 ब्रांच कोड बताते हैं। बाद के 3 ब्रांच कोड बताते हैं, यानी लास्ट 3। अच्छा, GSTN कितने नंबर का होता है? GSTIN जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN पूरा नाम लिख के आप लिखेंगे इसका। GST का नाम तो जानते हो आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IN का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने अंक का होता है? ये 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है। याद रखना, इसके जो पहले 2 अंक होते हैं, पहले 2 अंक होते हैं, वो स्टेट कोड होते हैं। स्टेट कोड होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट कोड होते हैं। अगले जो 10 होंगे वो पैन के नंबर होते हैं। क्या होते हैं? अगले 10 जो होते हैं वो पैन नंबर होता है। क्या होता है? वो पैन का अंक होता है, पैन का अंक होता है, पैन का अंक होता है। जैसे मैं आप तुम्हें अपना GST बताऊं, मेरा नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, बता इसलिए नहीं सकते, तुम उसको कहीं बिल में लगा दोगे और पता चले कि इतने सारे लोगों ने अपने अपने बिल के लिए उसको लगा दिया, है ना, कमाल ही हो जाएगा। पता चले सारा बिल अपने ऊपर आ रहा है और सब पूछ रहे कि तुमने इतने लोगों को कहाँ से GST दे दिया, ये गड़बड़ हो जाएगी इससे। तो अभी नहीं है ना। अगले 10 क्या होते हैं? ये पैन अंक होते हैं। अगले क्या बोलेंगे इनको? पैन, व्यवसाय, यानी कि कैसा? व्यवसाय के, जो आपका व्यवसाय का होता है। तो अगर 2 12 हो गए, जो 13th होता है, 13 जो 13वां होगा वो यूनिट कोड उसको बोलते हैं। तो पूछा जाता है GSTN में जो 13वां अंक है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं यूनिट कोड। और जो 14वां होता है उसको बोलते हैं आपका रिजर्व कोड। उसको क्या बोला जाता है? आरक्षित कोड कहा जाता है, आरक्षित कोड। और जो 15 होगा उसको बोला जाता है चेकसम कोड। क्या बोलते हैं उसको? उसको चेकसम कोड कहा जाता है, चेकसम कोड कहा जाता है। जैसे पैन नंबर होता है, पैन नंबर कितने अंकों का होता है? पहले पैन का पूरा नाम लिखें। पैन कार्ड आपके पास में है सबके, उसमें देखना जरा ध्यान से उसको, है ना। तो पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। स्थाई खाता संख्या होता है। कितने अंकों का होता है? 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ जो पैन के अंक है ना, आपका GST आप लेंगे तो उसमें अगर यहाँ पर जो 10 होंगे वो यही पैन के अंक होंगे GST नंबर में भी। तो ये क्या होता है? पैन होता है आपका 10 डिजिट्स का। और पैन में पूछा जाता है पहले 3 अंक कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला अभी HDAP, ऐसे मैंने अपना वाला बता दिया आपको, HDAP। तो पहले जो 3 अंक होते हैं वो वर्णमाला के होते हैं। किसके होते हैं? कोई भी वर्णमाला से वो उठा लेते हैं, ठीक है। और जो चौथा अंक होता है वो होता है आपका पैन, आपका किस स्थिति का है, पैन की स्थिति क्या है? तो हम बोलेंगे वो हमारी पर्सनल स्थिति का, HDAP
पी हो गया। और जो पांचवा अंक होगा, पांचवा अंक होगा वो होगा अंतिम जो आपका नाम होगा ना, जो सरनेम होता है उसका पहला अक्षर, अंतिम नाम का पहला अक्षर। अंतिम नाम का पहला अक्षर, जैसे मेरा नाम क्या है बताओ, अंतिम नाम का पहला अक्षर, तो आपको बताना है, बताओ मेरे में क्या आएगा यहाँ पर, फटाफट से बोलो। अंतिम नाम का पहला अक्षर, तो नवीन शर्मा, यानी कि अंतिम नाम का पहला अक्षर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, HDAPS ऐसे होता है आपका। फिर क्या होते हैं उसके बाद में बाकी के क्या हो जाते हैं आपका, फिर आपके बाकी के अंक हो जाते हैं, ठीक है, बाकी के अंक हो जाते हैं, जैसे अपने 05 से शुरू हो जाता है, ओके, ऐसा आ जाएगा। पैन हो गया, पैन हो गया। ऐसे ही आपसे पूछ ले हम, आधार कार्ड कितने अंकों का होता है बताओ, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड कितने अंकों का होता है, तो आधार कार्ड जो होता है वो आपका 12 अंकों का होता है। किसका होता है, 12 अंकों का होता है। जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, क्या बोलेंगे, डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, डेबिट कार्ड में उसमें 16 अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। इन सब चीज़ों को देख लिया करो, एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड पे CVV है, CVV का फुल फॉर्म पूछ लेता है, CVV कितने अंकों का होता है, ये सब, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से देखा करो। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2020-21 में शुरू हुआ था क्या, नहीं, 22-23 में शुरू हुआ, 22-23 में शुरू हुआ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, याद रखना इस बात को। रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल है, किस देश से आए थे रोहिंग्या, तो रोहिंग्या आए थे आपका म्यांमार से, म्यांमार से। बांग्लादेश से भारत में आए थे चकमा रिफ्यूजी, कौन, चकमा शरणार्थी, क्या बोलेंगे, चकमा शरणार्थी, यानी कि बांग्लादेश चकमा शरणार्थी आए थे, जो भारत में कहाँ पर आ गए थे, मिजोरम, त्रिपुरा, असम में। यहाँ पे संकट आ गया था, मिजोरम, त्रिपुरा, भाई बाहर से लोग आ जाएंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के व्यापार आदि इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है, ठीक है। यही बांग्लादेश से आए थे एक आपका हाजोंग नाम से, हाजोंग रिफ्यूजी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, कौन सा उपकरण होता है, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो डायनामो बदल देगा आपके घर में, अगर होगा तो आप जानते होंगे। मोटर तो सबके घर होगी ना, अरे जिस पे चारा काटते हो, न्यार काटते हो जिस पे, तो क्या होते हो, उसको इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देते हो, और इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देते ही क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो वो उस यंत्र को चला देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, आपका मैकेनिकल एनर्जी में। फोटो सेल क्या करेगा आपका, फोटो सेल जो लाइट आ रही है प्रकाश ऊर्जा को, उसको बदल देगा आपका विद्युत ऊर्जा में। आज हम आपको होमवर्क दे देते हैं, जैसे बैटरी में H2SO4 होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो आज आप सारे जितने भी कन्वर्जन हैं थम्सअप करो, सारे कन्वर्जन आप पढ़ेंगे, रूपांतरण, ऊर्जा के रूपांतरण, ऐसे लिखना, ऊर्जा के रूपांतरण, और इस पर रिसर्च करना, ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण किस आपका यूनिट के द्वारा होता है, किस यंत्र के द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है। जरूर बैटरी को खोलेंगे, अरे नहीं बैटरी नहीं खोलनी है बैटरी नहीं खोलनी है भैया, ठीक है, रिसर्च करनी है बस। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ये तो मैं दाएं हाथ उठा रहा हूँ आपके लिए। तो जो बाएं हाथ का नियम है उसमें तर्जनी, तर्जनी समझते हो, ये क्या होती है, तर्जनी होती है, ये आपका मध्यमिका होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सारे लोग बताओ, अब तो हम तो नाम भूल गए इसको, इसको कन की उंगली बोलते हैं, कनिष्ठिका, क्या है ये, कनिष्ठा है, ये आपका, ये क्या है, अनामिका, ये मध्यमिका, ये तर्जनी है, ये अंगुष्ठ है, ये अंगूठा है, ठीक है, उसमें आता था ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। तो तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है, तो तर्जनी देखिए यहाँ पर अंगूठा हो गया, अगर हम तीनों को ऐसे फैलाएं कि तीनों वो कैसे रहें, आपका 90 डिग्री पर रहें एक दूसरे से, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, इस तरह से यदि हम फैलाएं तो क्या पूछ रहा है, तर्जनी, यानी ये किसको दर्शाती है, तो ये F होता है, इसको बोलते हैं फोर्स। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको बोलते हैं FMI, FMI। F4 अंगूठा, फोर्स, सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगा सकता है इन पांचों में, अंगूठे में सबसे ज़्यादा जान है, तो फोर्स अंगूठा हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ये चुंबक हो गई, चुंबक क्या होती है ऐसे समझो, चुंबक को बीच में रख लो, और इधर क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, तो FMI से याद रखिए, तो FMI, आई क्या हो गया आपका, तो ये मिडिल फिंगर होती है आपका, क्या होती है, जो मिडिल फिंगर होती है, मध्यमिका होती है। M4 क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कौन दर्शाता है आपका, तो ये होती है आपका इंडेक्स, जो हमारी फिंगर होती है, इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर बोले तो इसको तर्जनी भी कहा जाता है। और F फोर्स कौन दर्शाता है, फोर्स दर्शाता है आपका थंब, यानी कि अंगूठा दर्शाता है, अंगूठा कौन दर्शाएगा, अंगूठा दर्शाता है उसको, अंगूठा। तो किसकी दिशा पूछी, तर्जनी की, तो तर्जनी किसको दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को। विद्युत धारा, माध्यमिका और चुंबकीय बल, बल को कौन दर्शाएगा, वो आपका फोर्स दर्शाता है, यानी कि अंगूठा दर्शाता है।
धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है तो हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। वो कौन सी धातु है जिसपे हरे रंग की परत चढ़ जाती है? तो वो है आपका तांबा। क्या बोलोगे? तांबा। तांबा। आज हम आपको एक होमवर्क और देंगे, एक होमवर्क और देंगे। उस होमवर्क में आपको लिखना है जितने भी आपके तत्व होते हैं, तत्व, वो जो तत्व प्राप्त होते हैं वो किस अयस्क से, किस ओर से प्राप्त होते हैं, किस ओर से प्राप्त होते हैं। जैसे कॉपर आप देखोगे क्यूप्राइट है, कॉपर ग्लांस है Cu2S होता है, कॉपर पायराइट होता है CuFeS2 होता है, और एक आपका इन तीनों से ही मिलता है, मतलब कॉपर। ऐसे ही कोई ना कोई आपका मिलता है। एल्यूमिनियम किससे मिलता है आपका? एल्यूमिनियम किससे मिलता है आपका? तो इस सब चीज़ों को आप देखेंगे। ओके, क्लियर है? तो क्या बोलेंगे आपका हरे रंग को कौन बनेगा? तांबा बनेगा। अच्छा, सल्फर जो होता है, सल्फर, सल्फर, सल्फर का क्या काम होता है? चांदी की वस्तु को काला करता है। जो चांदी की जो कोई भी चीज़ है वो काली क्यों पड़ जाएगी? सल्फर के, चांदी की वस्तु के काले होने का कारण कौन होता है? तो वो सल्फर होता है, सल्फर होता है, क्योंकि ये उससे क्रिया करके चांदी से क्या बना देता है आपका? ये हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में प्रक्रिया कर लेता है। एक मुझे बताओ, सल्फर का एक काम होता है, सल्फर 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 को रबड़ में मिलाने से क्या होता है उसमें? सल्फर को रबड़ में मिलाने से क्या होगा? क्या हो जाएगी? रबड़ क्या हो जाएगी आपका? हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? रबड़ हार्ड हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको वल्कनाइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वल्कनाइजेशन कहा जाता है, यानी वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण कहा जाता है। तो वल्कनीकरण कैसे होता है? रबड़ में क्या मिला करके? सल्फर मिला करके। जैसे टायर बनते हैं, तो टायर, ज़्यादातर टायर आपने देखे होंगे किस रंग के होते हैं? बच्चों की साइकिल को छोड़ दें तो ज़्यादातर टायर किस कलर के होते हैं आपने देखा है? तो वो किसकी वजह से होता है? वो सल्फर की वजह से ही होता है। तो सल्फर क्या कर देता है आपका? काला कर देता है। क्या कर देता है? काला कर देता है। अच्छा, लोहे को जो जंग से बचाना है, तो लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? रस्ट से अगर बचाना है, रस्ट से बचाव करना है, तो क्या करना है उसको? उस पर जिंक की परत चढ़ा दो। किसकी? जिंक की एक लेयर चढ़ा दो। और जिंक की इस लेयर को चढ़ाने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है, यानी कि जस्तीकरण भी बोलते हैं, जस्तीकरण, या कई बार तो इसको यसदीकरण कहा जाता है, या यशद लेपन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसी को? इसी प्रोसेस को आपका यशद लेपन, यशदीकरण भी कहा जाता है, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? पीतल, 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 ब्रास किसका मिश्रण है? बताओ जी फटाफट से। तो ब्रास कैसे बनता है आपका? जिंक और कॉपर से बनेगा। क्या जिंक और कॉपर से बनता है? 80 और 20% से नहीं। ये बनेगा आपका, बनेगा जिंक और कॉपर से, लेकिन 70-30 से बनेगा। जिंक कॉपर, जिंक कॉपर, 30 और 70, 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। एक पूछा जाता है कांसा, कांसा, ब्रॉन्ज मेडल आप पूछते हो ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। तो ये जो ब्रॉन्ज है ये किससे मिलके बनता है? तो ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर प्लस टिन से। कॉपर प्लस टिन से कितना? कॉपर 88 होगा, टिन कितना होगा? 12% होगा, 12% होगा। अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पर सोल्डर किससे बनता है, जिसको टांका हम कहते हैं, टांका, सोल्डर अर्थात टांका किससे मिलके बनता है? तो ये बनता है आपका SN और PB से, SN और PB से। SN क्या होता है? टिन, टिन कितना होता है आपका? टिन होता है 63%, और लेड कितना होता है? वो होता है 37%, 37%। आप हमें बताओ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर कैसे बनता है? किस किस से मिलके बनता है जर्मन सिल्वर? तो जर्मन सिल्वर बनता है आपका, आपका कॉपर से मिलके बनेगा, कॉपर से मिलके बनेगा, जिंक से मिलके बनेगा, और निकिल से मिलके बनेगा। कॉपर कितना होगा? 60% होगा, जिंक कितना होगा? 20% होगा, निकिल कितना होगा? 20% होगा। कितना होगा? 20% होगा। तो ये चारों बहुत पूछे जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु, अलॉय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? अलॉय कहा जाता है, अलॉय, अलॉय, अलॉय कहा जाता है। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का, यानी कि जो आपका साथी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कौन सा उसका घटन नहीं है? परागकोश होता है, हाँ जी होता है। तंतु होता है, पराग होता है। वर्तिका किसमें होता है? स्टाइल, स्टाइल फीमेल पार्ट में जाता है। किसमें जाता है स्टाइल? ये आपका फीमेल पार्ट में जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा वर्तिका हो, या पूछ ले आपसे वर्तिकाग्र होगा, क्या होगा? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र भी इसी में जाएगा आपका, ठीक है। अंडाशय भी इसी में जाएगा। किस में जाएगा? अंडाशय भी इसी के अंतर्गत जाता है आपका अंडाशय। ये मादा जनन अंग है। बीज के 3 भाग होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। जो फीमेल पार्ट होता है उसको स्त्री केसर बोलते हैं। थम्स अप करके बताओ। जो आपका मेल पार्ट होता है उसको पुमंग कहा जाता है। पुमंग, पू से पुरुष, स्त्री से स्त्री केसर। कॉमन चीज है ये तो, इसको पढ़ते होंगे आप जर्नरी, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से।
भैया साइंस समझ में नहीं आती। दोस्त देखो, दुनिया में जो भी विषय आपको समझ में नहीं आता उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा कि उस विषय को समझने के लिए आपने समय कम दिया होगा। आप एक चीज़ सोचना, आपका जो भी विषय स्ट्रांग हुआ है वो स्ट्रांग होने के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? एक तो कारण ये होगा कि आप मान के चलो, आप कहें मेरा मैथ्स अच्छा है, तो आप कहोगे भैया मेरा मैथ्स इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने मैथ को किया होगा। अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता बिगर किए। और जिसको आप बेकार बता रहे हैं तो आपने उस औसत समय को उस विषय को नहीं दिया है। अगर आप वो विषय को भी समय देने लगोगे और उसमें रिसर्च करोगे और उन टॉपिक दर टॉपिक चीज़ों को समझोगे तो फिर आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको आप तैयार नहीं कर सकते, कोई नहीं। ठीक है, वो विषय अपने आप अच्छा हो जाता है जिसको ज़्यादा समय आप देते हैं। बीज के 3 भाग कौन से होते हैं? बीज पत्र आपका एक भ्रूण होगा और प्रांकुर होगा, और प्रांकुर हो जाएगा। बताओ फटाफट से। बीज पत्र, युग्मनज, जायगोट वगैरह ये सब आपने पढ़ रखा होगा। बीज पत्र मूलांकुर और प्रांकुर होगा, बीज पत्र भ्रूण और प्रांकुर होगा, बीज पत्र युग्मनज होगा। तो क्या बोलेंगे? बीज पत्र, फिर उससे निकलने वाला रेडिकल होगा और आपका प्रांकुर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बीज का निर्माण कहाँ होता है? वो बीजांड में होता है। किस में होता है? बीजांड में होता है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा है? कितने भारतीय सेना के साथी पूर्वी कमान, तो जो यानी कि भारतीय थल सेना, कितनी कमान है टोटल? कितनी कमान है टोटल? भारतीय बोलेंगे भैया फटाफट से, तो भैया 7 कमान है। 7 कमान है प्रशिक्षण संस्थान के साथ में। तो फोर्ट विलियम का नाम बदल के अभी क्या कर दिया है? विजय दुर्ग कर दिया गया। विजय दुर्ग कर दिया गया। इसके अंदर एक गेट है, इसके अंदर एक गेट है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज, इसका भी नाम अब कैंसिल कर दिया है। सेंट जॉर्ज का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? इनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर अब शिवाजी गेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिवाजी गेट कर दिया गया है। अच्छा मुझे बताओ, जो नाम चेंज हुए उसमें जो पार्लियामेंट हाउस है हमारा, संसद भवन का नया नाम क्या है? तो संसद भवन का जो नया नाम है वो है आपका संविधान सदन। क्या नाम है? संविधान सदन। जो हमारा आपका प्रेसिडेंट हाउस था, जो राष्ट्रपति भवन था, क्या था? राष्ट्रपति भवन था। उस राष्ट्रपति भवन में क्या है? एक दरबार हॉल होता था। उस दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया? बताओ। दरबार हॉल का नाम कर दिया गया आपका, उसका नाम कर दिया गणतंत्र मंडप। क्या? गणतंत्र मंडप उसका नाम कर दिया गया, गणतंत्र मंडप। और उसके अंदर एक अशोक हॉल होता था। अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया? अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। अशोक मंडप, ठीक है, अशोक मंडप। ये आपका साथी होमवर्क रहेगा आज का, इसका आंसर देना ना भूलें। और याद रख लेना, कल हमारा लास्ट होगा। हमारे इमोशंस हैं आप सब लोगों के साथ में कि आप जल्दी से जल्दी सफल हों। इन्हीं एक्स्ट्रा प्रयासों का साथी जो भी एफर्ट्स हमारी तरफ से लग पाते हैं, इन सब के लगाने का। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम बोले कि पेड कोर्स लेके आएंगे, और या पेड, आप जानते होंगे कि यहाँ पर हमने कभी आपको उस एक चीज़ के लिए ऐसे नहीं बोला कि भाई आपको इधर जाना चाहिए, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पेड कोर्स लेंगे। ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरत होगी साथी सिर्फ और सिर्फ एक जुनून की, मेहनत करके अपनी चीज़ों को बहुत धार देने की, प्रैक्टिस देने की। और अगर आप प्रैक्टिस बहुत शानदार कर सकते हैं और आपका खुद के ऊपर विश्वास है तो आप ज़रूर साथी उस सफलता को पा सकते हैं। आपसे पहले, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, हजारों क्या लाखों स्टूडेंट्स ने उस सफलता को पाया है। आप भी उसके साथी हो सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की, कि आप मेहनत करते रहें। ठीक है। और आज वाह करो तो हम तुमको सुनाएंगे कुछ, कि मुझ पे बहुत ज़बरदस्त शायरी हमने सुनी थी एक, मुझ पे ना ऐब लगा मेरा किरदार देख, मेरे जख्मों को छोड़, मेरे जख्मों को छोड़ मुझ पर निखार देख, देख किस कदर सब कुछ ठुकराया है, देख किस कदर मैंने पसीना बहाया है, तब जाकर कहीं इस मुकाम पर आया हूँ, साथ में अपने कुछ कहानियाँ लाया हूँ, तुझे अभी बहुत कुछ बताना है, खामोश पड़ी कुछ चीखे सुनाना है, तूने अभी पाया तो कुछ भी नहीं और बदले में बहुत कुछ गंवाना है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी के हम आपसे अपडेट रहेंगे। जितना भी टेलीग्राम चैनल ऊपर दिख रहा होगा पिन में, उसको साथ ही ज्वाइन कर लें। हमारी जो भी आपके लिए कभी भी कोई भी बात होगी, हम कोई भी सीरीज़ आपके लिए शुरू करेंगे, या हमारा आपसे कुछ भी कभी जब हम क्लासेस में नहीं रहेंगे कोई संवाद करने का मन होगा, तो हम इस टेलीग्राम चैनल पर लिख करके अपनी भावनाएं आपके पास भेजेंगे। कुछ भी आपके लिए टाइम टेबल वगैरह कभी बनेगा तो यहाँ पर हम भेजेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे हमेशा। तो अपना ख्याल रखिए। ये टेलीग्राम चैनल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको परीक्षाओं की दृष्टि से जोड़ें। तो मैं ये कहूँगा कि इस टेलीग्राम चैनल से आप अपना, जब तक ये टेलीग्राम रहे तब तक आप जुड़े रहें, जीवन पर्यंत जुड़े रहें, और हम साथ जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें। नमस्ते। थैंक यू।